ठीक, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे वो किस बेसिस पे थे, फूड, शेल्टर और क्रॉप्स के बेसिस पे। पहला साइंटिफिक अप्रोच जो दिया था वो किसने दिया था, एरिस्टोटल साहब ने दिया था। फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच जो क्लासिफिकेशन के लिए था वो एरिस्टोटल साहब ने दिया था, जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था, प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को उन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में, और एनिमल्स को ब्लड ग्रुप के बेसिस पे, ब्लड आरबीसी के बेसिस पे मेनली उन्होंने कैटेगराइज किया कि कौन आरबीसी कंटेन करेगा और किसमें आरबीसी नहीं होगा। क्लियर है? तो एनीमिया और इनेमिया दो वर्ड यूज किया था। एनीमिया के अंदर विदाउट आरबीसी और इनेमिया के अंदर विद आरबीसी थे। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था लीनियस साहब ने। किसने? लीनियस साहब ने, जिन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। अब यहाँ पे आपको मैंने याद कराया था कि 3, 4, 5 HCW और PMF ये याद कराया था। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है वो फिर से देखो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हेकल। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हेकल, और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। किंगडम प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया था कोपलैंड ने। C स्टैंड्स हियर फॉर कोपलैंड। एंड जो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया दैट इज मोनेरा। एंड देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटेकर, RH विटेकर। एंड उन्होंने किस किंगडम को इंक्लूड किया? किंगडम फंजाई को। तो ये आपको याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट यहाँ पे जब हमने बात करी थी तो आपसे दो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टू किंगडम और एक फाइव किंगडम से। ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशंस में आपने क्या देखा था, इनका डिमेरिट क्या था? तो दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। इनमें उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया था। फिर डायरेक्ट यहाँ पे हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जिसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था RH विटेकर इन 1969। और यहाँ पर उन्होंने 5 ग्रुप बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। क्लियर है? एंड जो आपसे क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनका क्राइटेरिया पूछा जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को क्राइटेरिया माना था कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी इनकी बॉडी थैलस लाइक है या डिफरेंशिएटेड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं या हेटेरोट्रॉफिक नेचर के हैं। रिप्रोडक्शन में इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाएगा या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसको प्रपोज किया था RH विटेकर साहब ने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, which was proposed by कार्ल वूज। एंड कार्ल वूज साहब ने क्या किया कि इन्होंने किंगडम मोनेरा को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। एंड मोनेरा को जो क्लासिफाई किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव टाइप के थे, और यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया के अंदर जब आप देखोगे तो आर्की बैक्टीरिया को जब यहाँ पे हमने पढ़ा डिटेल में, तो आर्की बैक्टीरिया में सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, और इनको इनके हैबिटेट के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया है वो क्या है बेटा कि इफ दे आर प्रेजेंट इन salty areas then they are called as halophiles,
एंड हॉट स्प्रिंग्स में अगर प्रेजेंट हैं तो थर्मो एसिडोफाइल्स, एंड इफ दे आर प्रेजेंट इन मार्सी एरियाज देन दे आर मिथेनोजेंस। क्लियर है? और इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है, जो इनके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीम कंडीशंस में। क्लियर है? जो यू बैक्टीरियल सेल वॉल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्की बैक्टीरियल सेल वॉल। मिथेनोजेंस which are present in gut of several ruminant animals जैसे cows, buffaloes, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और यहाँ पे मिथेनोजेंस जो प्रेजेंट है कहां पे? गट ऑफ रूमिनेंट्स में। इनका रोल क्या है? तो मेनली ये जो मिथेनोजेंस हैं यहाँ पे जो आपने पढ़े हैं, these मिथेनोजेंस आर मेनली कीमो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ये मिथेनोजेंस बेटा कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं, और ये बेसिकली कुछ केमिकल्स पे हैं जो डिपेंड करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सर्टेन केमिकल्स को यूज करते हैं, एंड यहां पर इनको अगर आप देखोगे तो ये मिथेनोजेंस जो है ये एनएरोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं। किस कंडीशन में सरवाइव करते हैं? एनएरोबिक कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। क्लियर है? थर्मो एसिडोफाइल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि थर्मो एसिडोफाइल्स वो हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में और लो पीएच पे सरवाइव करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में लो पीएच पे सरवाइव करते हैं, और जब आप देखते हो इनको हेलोफाइल्स को, तो ये सॉल्टी एरियाज में सरवाइव करेंगे। क्लियर है? फिर हमने डिस्कस किया था यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया को, और साइनोबैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि दे लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और दे आर मेनली यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस नेचर के होंगे। फ्रेश या मैराइन हैबिट, फ्रेश वाटर या मैराइन हैबिटेट में सरवाइव करेंगे, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और मेनली क्या होता है? दे आल्सो कॉज एल्गल ब्लूम। क्लियर? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होगा कि ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया से एनर्जी रिलीज कराते हैं, एंड इनका रोल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में सबसे बड़ा होता है। ठीक? फिर हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, जो मेनली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, एंड मेनली ये ग्रुप डिकम्पोजर्स का है। ठीक? तो इनका रोल डिकम्पोजिशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा होगा। एंड माइक्रोब्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हमने बात करी थी, तो वहां पर इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने देखा था कि दे आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग मेनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज, इनके लिए आपको याद कराया था। लेकिन इनका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है कि ये एज अ पैथोजेंस होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स में सेवरल डिजीजेस कॉज करते हैं। क्लियर है? फिर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की हमने बात करी थी, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि ये रिप्रोड्यूस करेंगे मेनली किसके थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मेनली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे क्या होगा? कंप्लीटली एब्सेंट होगा। हाँ, यहां पर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की बात हमने करी थी, जहां पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन की बात करी थी। देन हमने माइकोप्लाज्मा को डिस्कस किया, जहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा, पहला क्वेश्चन ये है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सरवाइव करते हैं बिना ऑक्सीजन के, एंड पैथोजेनिक होंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, एंड दे लैक सेल वॉल, एंड ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल दे आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। इनका कोई डिफाइंड शेप नहीं होगा,
क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल। तो जब सेल वॉल ही नहीं है तो इनका कोई डिफाइंड शेप नहीं होगा। क्लियर है? फिर यहां पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था, जो यहां पर सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और इस ग्रुप का कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। एंड इनको क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोअन्स इनमें क्लासिफाई किया गया, जिसमें क्राइसोफाइट्स के अंदर हमने डायटम्स की बात करी थी और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स की बात करी थी। यहां पर हमने क्या देखा था कि डेस्मिड्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एटम्स, एंड ये बनाते हैं डायएटमीशियस अर्थ। कैसे बनाते हैं डायएटमीशियस अर्थ? जब इनकी जो सेल वॉल है, इनके डिग्रेडेशन के बाद जो सेल वॉल है मेनली वो एम्बेडेड होती है सिलिका से, जो इनको ट्रांसपेरेंट नेचर भी प्रोवाइड करता है। तो ड्यू टू दैट इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल्स दे एक्यूमुलेट एंड फॉर्म डायएटमीशियस अर्थ, जिनका ग्रिटी नेचर क्या रोल प्ले करता है? इनके ग्रिटी नेचर की वजह से इनका फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में यूज होता है। क्लियर है? फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था डीनोफ्लैजिलेट्स को, और डीनोफ्लैजिलेट्स मेनली क्या है? मैराइन और फोटोसिंथेटिक नेचर की हैं। मैराइन और फोटोसिंथेटिक नेचर की हैं, जो मेनली अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से इनका अलग अलग कलर यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे हमने बात करी थी डीनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन की। आपने देखा था कि यहाँ दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। क्लियर है? डीनोफ्लैजिलेट्स ही बेसिकली रेडनेस ऑफ रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड टाइड्स के लिए है, जिसमें हमने गोनोलॉक्स का एग्जांपल याद किया था। एंड दे आल्सो सिक्रीट सेक्सी टॉक्सिन्स which causes PSP, paralytic selfish poisoning। फिर हमने यूग्लिनॉइड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करी थी कि यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल का। क्योंकि यहाँ यूग्लिना को जब आप देखोगे तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर के भी होंगे इफ सनलाइट इज अवेलेबल, एंड दे आल्सो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर व्हेन दे डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। क्लियर है? तो दोनों ही नेचर है इनके अंदर, यूग्लिना के अंदर। फिर स्लाइमोल्ड्स को हमने प्रोटिस्टियन फंजाई कहा था, और ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग जो वुडलॉक्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपना फूड इनटेक करते हैं, और यहाँ पर दे सिक्रीट सर्टेन स्पेसिफिक एंजाइम्स व्हिच degraded the complex form into their simpler forms। and जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, जो स्पोर्स बनाएंगी, और ये स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होंगी। इसीलिए इनको हमने कंपेयर कराया था कि इनका प्लांट लाइक फीचर क्या है, इनका एनिमल लाइक फीचर क्या है, और इनका फंजाई लाइक फीचर क्या है। तो फंजाई लाइक फीचर के अंदर ही आप देख लो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक? फिर प्लांट लाइक फीचर का क्या है कि इनके स्पोर में ट्रू वॉल्स हैं, और बाकी एनिमल लाइक फीचर ये है कि सिर्फ स्पोर के अंदर ही सेल वॉल है, बाकी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो ये एनिमल लाइक फीचर हो गया बेटा इनका। ठीक? फिर हमने डिस्कस किया था प्रोटोजोअन्स को। प्रोटोजोअन्स के अंदर हमने डिस्कस किया था अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में क्या बताया था कि इनमें जो लोकोमोशन होगा वो किसके थ्रू होगा? स्यूडोपोडिया के थ्रू। एंड स्यूडोपोडिया दो रोल प्ले करेगा, एक तो लोकोमोशन में, और दूसरा क्या रोल प्ले करेगा? कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात करी थी, जहां पर हमने एग्जांपल पढ़ा था ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एक्चुअल में उसका नाम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी है, व्हिच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। एंड जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक,
ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक फॉर्म में भी सरवाइव कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर हमने डिस्कस किया था पैरामीशियम, जो फास्टेस्ट मोड है लोकोमोशन का वो थ्रू सीलिया है, जो पैरामीशियम में आपने देखा है। और यहाँ पैरामीशियम के अंदर आप देखोगे तो एक कैविटी होगी जिसको गलेट कहेंगे, जो आउटसाइड ओपन होती है, और फूड के इनटेक के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जहां से फूड जो वाटर करंट के थ्रू आ रहा है और गलेट के अंदर जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने को मिलता है जो फास्टेस्ट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने स्पोरोजोन्स की बात करी थी, जिनमें आप देखोगे कि इनके जो स्पोर्स हैं ये इन्फेक्शस नेचर के होंगे, जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जिसमें आपने मलेरियल पैरासाइट्स की बात करी थी। और यहाँ पर ये ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉज करते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट्स हैं मेनली। इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। यहां तक सभी को सब कुछ याद हो गया? बोलो। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हमने किंगडम फंजाई को डिस्कस किया। किंगडम फंजाई के अंदर हमने क्या देखा है कि ये वो ग्रुप है जो कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है। पहले फंजाई को हम प्लांट्स के साथ पढ़ते थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट बाद में विटेकर साहब ने इनके हेट्रोट्रॉफिक नेचर होने की वजह से इनको अलग ग्रुप में रखा, एंड they show great diversity in morphology and habitat। इनके habitat और morphology में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये अलग कॉस्मोपॉलिटन नेचर की होने की वजह से ये अलग अलग हैबिटेट में सरवाइव कर जाते हैं। क्लियर है? अब कॉमन मशरूम्स की बात करें तो ये टोडस्टूल जिनको हम खाते हैं, अगेरिकस, और बहुत सारे जो फंजाई हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं जो एनिमल्स या प्लांट्स पे सरवाइव करते हैं। क्लियर है? यूनिसेलुलर फंजाई में हमने ईस्ट को डिस्कस किया है, जहां पर बडिंग आपने पहले भी पढ़ा है। 2 यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बेकर्स ईस्ट और एक ब्रीवर्स ईस्ट, जिसको मैंने आपको लिखवाया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट दोनों इसी को कहते हैं। इसके बाद हमने इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, जहां पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो क्लासिफिकेशन की बात अगर करें तो यहाँ पर इनका माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, इनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपने एग्जांपल याद किया था राम, ठीक। राइजोपस, ये देखो राइजोपस, अल्बुगो और म्यूकर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि यहाँ जब आप देखोगे तो एसेप्टेट कंडीशन है। एसेप्टेट का मतलब यहाँ पे क्रॉसवॉल्स नहीं है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है, दैट कंडीशन कॉल्ड एज सिनोसाइटिक कंडीशन। क्लियर है? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली मोटाइल जूस्पोर्स या नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक। और ये स्पोर्स इंडोजीनियसली बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर हमने जाइगोस्पोर को डिस्कस किया था, जो 2 गैमीट्स के फ्यूजन से फॉर्म हो रहे हैं। आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस या ऊगैमस भी हो सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने याद किए थे, राम, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर। क्लियर है? फिर हमने एस्कोमाइसिटीज, पहला क्वेश्चन, सैक लाइक फंजाई कहते हैं इनको, और ये मेनली मल्टी सेलुलर है, रेयरली यूनिसेलुलर है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कौन से यूनिसेलुलर है, तो पेनिसिलियम और ईस्ट को याद रखना है, दे आर यूनिसेलुलर। एंड
सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक या काउ डंग पे ग्रो करें तो कॉप्रोफिलस नेचर के हो सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है, यानी कि इनके अंदर क्रॉस वॉल देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब कंडीशन सीनोसिटिक नहीं होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोनिडिया किस में डेवलप होगा, पेनिसिलियम के अंदर, और कोनिडिया एक्सोजीनियसली डेवलप करेगा एक स्पेशल माइसीलियम पे जिसको कोनिडियोफोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कोनिडियोफोर्स। और कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या बनाएगी? माइसीलियम। ठीक, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा जो इंडोजीनियसली बनेगा। याद रखना, ये इंडोजीनियसली बनेगा। क्लियर है? और बना ये फ्रूटिंग बॉडीज जो होंगी वो एस्कोकार्प कहलाएंगी, एस्कोकार्प। क्लियर है? फिर यहां पर आपने याद किया था रामकैन, CAN से क्या याद किया था? क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम एज इट इज यूज्ड इन जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स लाइक ड्रोसोफिला, तो इसीलिए ये कहलाते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देन हमने कॉमन मशरूम्स की जो बात करी थी, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आते हैं, और यहां इनका माइसीलियम भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एब्सेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां एब्सेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे तो फ्रेगमेंटेशन कुछ में देखा गया है, बाकी एसेक्सुअल मोड के जो स्पोर्स बन रहे थे वो यहां देखे नहीं जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही तीन चीजें जो आपने पहले पढ़ी थी, पहले प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, देन मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन यहां देखने को मिलता है। यहां बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होंगे बेसिडियम पे, और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कहलाती है बेसिडियोकार्प। क्या कहलाती है? बेसिडियोकार्प। और यहां पर आपने याद किया था रामकैन पाव से, PAU, P stands for Puccinia, which is called as rust fungi. Then A agaricus जो कॉमन मशरूम है, एंड अस्टिलागो जिसको स्मट फंजाई कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पहले भी पूछे गए हैं, याद रखना। देन Deuteromycetes, commonly called as imperfect fungi. Why it is called imperfect fungi? As sexual reproduction is completely absent here. और अगर बाय चांस किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट कर लिया जाता है, देन दे एक्कोमोडेटेड इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये ग्रुप केवल और केवल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई का है, कोई भी मेंबर यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? और यहां पर आप देखोगे कि माइसीलियम इनका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। कुछ मेंबर्स पैरासिटिक फॉर्म में भी होंगे और डीकंपोजिशन में इनका सबसे बड़ा रोल है। अगर आप पूरे ग्रुप को देखो तो फंजाई का वो ग्रुप जो डीकंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन होगा? ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर। और आपने याद किया था TAC, रामकैन पाउटैक से, इनमें ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, अल्टरनेरिया और कोलिटोट्राइकम। ये तीन इनके एग्जांपल्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर हमने क्या देखा था कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग है एंड फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक हैं। हाँ, कुछ पैरासिटिक प्लांट कहलाते हैं, किस बेसिस पे? क्योंकि इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है
तो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और ये इंसेक्ट्स इनके नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करते हैं। बाकी इस ग्रुप के अंदर एल्गी, ये फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट है पूरा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, इन ग्रुप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। पूरा प्लांट किंगडम हमें पढ़ना है, इस प्लांट किंगडम पूरा एक एक ग्रुप हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट चैप्टर्स में। फिर एनिमल किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक का मतलब इनके अंदर इंजेशन होगा फिर डाइजेशन होगा, क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स। अब देखो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंदर वायरसेस को कोई जगह नहीं मिली थी, क्लियर है। वायरसेस को जगह इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वायरसेस को कई साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ये लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर एब्सेंट है। और आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल, एंड यहां पर जब वायरसेस के केस में आप देखते हो तो यहां पर कभी भी कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर वायरसेस के केस में नहीं देखने को मिलता है। That's why viruses are connecting link between living and non-living. Living इनको क्यों माना गया है? क्योंकि जब वायरसेस किसी सुटेबल होस्ट के अंदर इंटर करते हैं तो ये अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं, होस्ट की मैकेनिज्म को यूज करते हैं। होस्ट की क्या मैकेनिज्म को यूज करते हैं? उनके एंजाइम्स को यूज करके अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है अपने नंबर को इंक्रीज करने की, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एंड वायरसेस को हम सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस भी कहते हैं कि वायरसेस क्या हैं? सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं। वायरसेस को हम यहाँ पे अगर हम वायरस को डिस्कस करें तो वायरसेस को हम मानते हैं कि दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरसेस को अगर हम देखें तो ये वायरसेस जो होंगे ये कंप्लीटली ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट हैं, यानी स्ट्रिक्टली ये पैरासिटिक नेचर के होंगे, क्लियर है। और वायरसेस की अगर हम बात करें तो मेनली इनके 3 स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर होगा इनवेलप, ठीक, इनवेलप जो सबसे बाहर है, फिर कैप्सिड, और देन कैप्सिड के बाद इनमें न्यूक्लियोइड यानी जेनेटिक मटेरियल जो है, ये 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि वायरसेस के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। अब यहां पर आपको मेनली क्या पढ़ना है? 2 फॉर्म्स पढ़नी है। एक ये जो टोबैको मोज़ेक वायरसेस हैं और दूसरे बैक्टीरियोफेजेस हैं। जो सबसे पहले वायरस को पॉइजनस फ्लूइड बताया था पास्चर साहब ने, और इवानोस्की ने पहले रिकॉग्नाइज किया था, ठीक, टोबैको मोज़ेक डिजीज को टोबैको के अंदर, एंड बीजे रिंक ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था इनको इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, क्लियर है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस फ्लूइड है ये, क्लियर है। फिर स्टेनले ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया था और इन क्रिस्टल्स में उन्होंने देखा कि ये मेनली किसके हैं? प्रोटीन्स के। वायरसेस
के पास जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या बच्चों आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों डीएनए और आरएनए इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स एंड द जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्शियस होगा। क्लियर है? नॉर्मली आप देखते हो कि वायरसेस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों देखा जाता है, और यहां से क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा गया है डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से। एक जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनके अंदर मेनली कोलीफेज के अंदर देखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्लांट वायरसेस हैं मेनली दे आर आरएनए कंटेनिंग एंड एनिमल वायरसेस आर डिनोवो इन नेचर, यानी डीएनए कंटेनिंग नेचर के होंगे। क्लियर है? वायरसेस बहुत सारे डिजीजेस के लिए जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, इन सब के लिए कॉजेटिव एजेंट होते हैं डिजीजेस के। ठीक, वायरसेस के बाद हमें कुछ और ये वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में जानना होता है। वायरॉइड्स को सबसे पहले डाइनर साहब ने बताया था, और इनको इन्होंने बोला कि ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो वायरस से छोटे हैं और मेनली कॉज कर रहे हैं ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक, फ्री आरएनए इनके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर प्रोटीन कोट नहीं है। तो वायरसेस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है कि वायरॉइड्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट, डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट, यहां पे प्रोटीन कोट नहीं होगा। ठीक है? एंड द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। देन प्रियॉन्स, प्रियॉन्स जो मेनली क्या है, प्रियॉन्स को आप देखोगे तो ये भी डिजीज कॉजिंग होंगे प्रियॉन्स, और इन प्रियॉन्स के अंदर आप देखोगे कि ये क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो मेनली ये डिजीज कॉज करते हैं जैकब डिजीज और बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और ये जो प्रियॉन्स हैं ये मेनली बैक्टीरिया के सिमिलर ही होते हैं, और इनको बताया था, याद कर लेना, एल्पर साहब ने, प्रियॉन्स को बताया था एल्पर साहब ने। क्लियर है? प्रियॉन्स के बारे में एल्पर साहब ने बताया था, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। ये मेनली क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जो डिजीज कॉजिंग है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? प्रियॉन्स जो वेरियस डिजीज कॉज करेंगे लाइक कुरू डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी जिसको मैड काउ डिजीज कहेंगे, और जैकब डिजीज ह्यूमंस को के अंदर कॉज करते हैं। प्रियॉन्स जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, ये बात याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे लाइकेंस, लाइकेंस को हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन आज इसको फिर से सुन लो। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच? एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियॉन्ट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ट कहेंगे। क्लियर है? अब ये जो रिलेशनशिप है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है, क्योंकि यहां दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। जो फंगल कंपोनेंट है, जो फंगल कंपोनेंट है वो मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो इनका एल्गल कंपोनेंट फाइकोबियॉन्ट है ये फूड प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो यहां से दोनों बेनिफिटेड होते हैं। और पहले लाइकेंस को एक अलग इंडिविजुअल की तरह मानते थे। ठीक, बाद में ये देखा गया कि नहीं, ये एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड
फंजाई है। लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर्स मानते हैं और उसमें भी SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, जहां भी SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। SO2 पोल्यूटिंग एरियाज में कभी भी लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। और लाइकेंस मेनली कुछ जो कलरिंग एजेंट होते हैं उनके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लिटमस, आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा, तो उनको बनाने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? ये हमने पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट किया NCERT से भी, और पहले आपने सारे एग्जाम्पल्स भी याद कर लिए हैं।